नतीजों से एक दिन पहले शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की है। सेंसेक्स 2507 पॉइंट की तेजी के साथ 76,468 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी की बात करें तो 733 पॉइंट चढ़कर 23,263 के स्तर पर बंद। निवेशकों की वेल्थ लगभग 12 लाख करोड़ बढ़ी। तो आपको बता दें कि शेयर बाजार एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद है, काफी उत्साहित है, जबरदस्त बढ़त के साथ खुला है सेंसेक्स और निफ्टी। साथ ही जानकारी है कि शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे मजबूत हुआ है। मोदी के तीसरे टर्म की आहट से झूमा है शेयर मार्केट। चलिए, अभी नतीजों का इंतजार है, लेकिन पटना में जीत के जश्न की तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी ने एक तैयारी के तौर पर जानकारी मिल रही है कि 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दे दिया है। G20 नेताओं का मुखौटा लगाकर लड्डू बनाते दिखे हैं कारीगर। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नतीजों के ऐलान के बाद जनता में बांटे जाएंगे लड्डू। G20 के नेताओं का मुखौटा पहने हुए जो कारीगर है वो लड्डू बनाते दिख रहे हैं। पटना से आपको दिखा रहे हैं कुमार कुंदन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एग्जिट पोल पर भले ही विपक्ष यह कह रहा हो कि उसे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन चीन के ग्लोबल टाइम्स से लेकर तमाम तरह के दुनिया भर के कई सारे ऐसे अखबार और कई सारे ऐसे देश हैं जिनको यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूं और एक नए कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ देखिए 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दिया गया है। और जो लोग लड्डू बनाने वाले कारीगर हैं ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष का मुखौटा लगाए हुए हैं। ये सारे के सारे लोग वो हैं जिन्होंने लड्डू तैयार करना है जिन्हें, लेकिन इन्होंने अपने चेहरे पे G20 का मुखौटा लगाया हुआ है, G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का मुखौटा लगाया हुआ है। और इनकी क्या सोच है इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से ही और जानने की कोशिश करते हैं। कृष्ण कुमार जी, एक बात बताएं कि ये लड्डू किसके लिए तैयार किया जा रहा है? सबसे पहले भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे पुनः तीसरी बार। एनडीए की सरकार बनने जा रही है और सबसे खुशी की बात यह है कि G20 में जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए थे भारत में, वो सभी लोग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए स्वादिष्ट घी के लड्डू बनाए जा रहे हैं। यह सौभाग्य की बात है, पहली बार अपने देश में वे लोग लड्डू बना रहे हैं अपने हाथों से जो G20 में अपने देश में आए थे। यह खुशी की बात है और 4 तारीख को यह लड्डू पूरे जनमानस के बीच वितरण होगी। मतलब कि नतीजों के बाद ये लड्डू निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं और सभी लोग मिलकर हम लोग कल शाम से ही लड्डू बनाने के लिए जुट गए हैं। एक बात बताएं कि कितना उत्साह है आप लोगों को? उत्साह तो इतना है कि उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस रूप में हम लोग व्यक्त कर रहे हैं वो हम लोग जनता का मुंह मीठा कराएंगे। मतलब आपको ऐसा लगता है कि देश ही नहीं विदेशी भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने फिर से? हाँ, एकदम एकदम विदेश के लोग भी चाहते हैं, चाइना, अमेरिका, सब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। दूसरी तरफ पाकिस्तान तो कह रहा था कि विपक्ष की सरकार, मतलब एनडीए की सरकार नहीं बल्कि यूपीए की सरकार आनी चाहिए देश में। विपक्ष के लोग को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के लोग, इसके नाते वो बोल रहे हैं कि भाई विपक्ष का सरकार बने। लेकिन हम जनता, हम लोग देशवासी निर्णय लिए हैं कि तीसरी बार हैट्रिक करें और नरेंद्र मोदी जी का सरकार बने। तो देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार बने उसको लेकर यहाँ लड्डू तैयार किए जा रहे हैं और ये विशेष तौर पे जो सारे के मोदी जो है, मोदी को लेके यहाँ पे लोग जो है नारेबाजी भी हो रही है और इसके साथ साथ जो है लड्डू बन रहे हैं। ये सारे लड्डू इसलिए तैयार किए गए हैं कि जैसे ही चुनाव परिणाम आए उसके बाद जनता के बीच इस लड्डू को वितरित किया जाएगा। और कॉन्सेप्ट देखिए, बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि G20 के वो नेता जो इस बार देश में G20 की बैठक में शामिल हुए थे। कैमरामैन राजू के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पटना।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नतीजों से पहले बीजेपी नेताओं की अहम बैठक को लेकर खबर सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर ये मीटिंग हुई, करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। नतीजों से पहले सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। नतीजा आने से पहले आज जेपी नड्डा और अमित शाह की अहम मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जेपी नड्डा के घर बैठक में शामिल हुए। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे। बीजेपी महासचिव तरुण चुग भी बैठक में मौजूद रहे। जेपी नड्डा के घर बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मीटिंग में पहुंचे। साथ ही हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी बैठक में शिरकत की। बैठक में चुनाव परिणाम आने से पहले सीटों को लेकर पार्टी असेसमेंट पर चर्चा की गई। सातों फेज के चुनावों की एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की। काउंटिंग एजेंट सही समय पे पहुंचे, कहां पर कितने नियुक्त हुए, अभी नहीं नियुक्त हुए, कुछ दिक्कत कहीं पर है क्या, कहीं पर वोटिंग को लेके, काउंटिंग को लेके कुछ अगर शंका है तो वहां पर पार्टी के पदाधिकारी विशेष ध्यान दे। नतीजों से पहले आज चुनाव आयोग ने मीडिया से बात की। चुनाव आयोग ने अफवाह नहीं फैलाने की भी अपील की और साथ ही ये भी कहा कि अगर गलत करते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा और हर एक कदम को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है और एक्शन जरूर होगा। काउंटिंग का और सारे इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है। हम नहीं समझते किसी दूसरी जगह में इतना रोबस्ट सिस्टम हो सकता है जहां एक एक पार्ट डिसाइडेड है। कल 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है। काउंटिंग का भी ऐसे ही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है, पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है। और वहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, कौन नहीं है? कम से कम 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है। कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती, सिस्टमिक गलती नहीं हो सकती। It works like a clock with the precision of a clock. जैसे छोटी सुई कब चलेगी सेकंड की, तो बड़ी कितनी चलेगी, तो फिर घंटे की कितनी चलेगी। It works with that precision. Entire election process. So we want to say सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ह्यूमन प्रॉब्लम किसी से भी हो सकती है, आपके ऑफिस में भी किसी से ह्यूमन प्रॉब्लम हो सकती है। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के लगाए आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब सामने आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले पैटर्न के तहत आरोप लगाए गए। किसने रिटर्निंग ऑफिसर्स को प्रभावित किया, यह सवाल भी चुनाव आयोग की तरफ से पूछा गया। अफवाह फैलाकर सभी पर शक करना ठीक नहीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने काउंटिंग से पहले 150 जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को फोन किया है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों का भी जवाब दिया है। माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। नतीजों से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बहुत बड़ा दावा, एनडीए के कुछ दल हमारे संपर्क में हैं, समय आने पर नाम का खुलासा करूंगा। देश में इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार में पीएम कांग्रेस का होगा। 4 तारीख को क्या आपको ये भी लग रहा है कि जैसा आप कह रहे हैं 295 प्लस सीटें आपकी आने वाली हैं, तो आपका जो गठबंधन का कुनबा है इंडिया गठबंधन का, वो क्या और बढ़ेगा या आपके लोग टूट के कहीं उधर तो नहीं चले जाएंगे? कई लोग जो आज एनडीए में हैं वो कतार में रहेंगे इंडिया गठबंधन को में आने में। कई लोगों ने मुझको फोन कर कहा है। कौन है वो? अरे मैं नाम नहीं लूंगा। कई राज्यों के पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके नेता ने मुझसे बात की है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। और उन्होंने मुझे कहा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ आ सकते हैं।
तो ये होगा, आप देखिएगा। तो फिर पीएम कौन होगा? 5 तारीख को पता चल जाएगा, उसमें कोई देरी नहीं होगी। क्या पहले हमें जनादेश मिलने दीजिए, कोई देरी नहीं होगी। सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही होगी, तो क्या सबसे बड़ी पार्टी का ही पीएम होगा? एनडीए और इंडिया के बीच में क्या फर्क है? एनडीए में 2 आई नहीं है, ईमानदारी और इंसानियत। सवाल ये कि सबसे बड़ी पार्टी का ही नेता क्या प्रधानमंत्री बनेगा? वास्तविक है, इसमें क्या राज है? वास्तविक है। 2004 में क्या हुआ? प्रधानमंत्री कौन बने? कांग्रेस की सरकार बनी ना, यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। तो जयराम रमेश को आपने सुना। चुनाव नतीजों से पहले सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। काउंटिंग से पहले आए लगभग सभी एग्जिट पोल में इंडिया ब्लॉक को करारी हार मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल में एनडीए को मिल रहे भारी बहुमत को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने गलत बताया है। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट होंगे। Exit polls are giving majority to NDA. We just have to wait and see. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। पंजाब में जो है वो आप झगड़ा कर रहे थे, दिल्ली में झप्पी कर रहे थे। बंगाल में आप जो है वो कुश्ती कर रहे थे और दिल्ली में आप दोस्ती दिखा रहे थे। ये इस तरह के गठबंधन और इस तरह के विकल्प के आधार पर जो है वो आप कहते हैं कि जी हम जो है वो क्या है 290 पार करेंगे, 300 पार करेंगे। मुझे लगता है कि आज इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इनके साथ लोग हैं भी, वो भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ज़मीन तो बंजर है, लेकिन उसके हाथ में आज भी बेवफाई का खंजर है। और आगे कुछ और चुनावी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। खबर दिल्ली में ताज एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से जुड़ी हुई है। दिल्ली के सरिता विहार के पास ये आग लगी है। ट्रेन के एक बोगी में बहुत जबरदस्त आग की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बोगी से यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। ये तस्वीरें सरिता विहार इलाके की है, जहां से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, क्या डिटेल मिल रही है, आग कैसे लगी है? और जानकारी यह है, जो अच्छी बात है कि यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। देखिए, आज दोपहर तकरीबन 4:30 बजे के आसपास फायर विभाग को जानकारी मिली थी कि ताज एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर विभाग की करीब 6 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे आग लगने की घटना के अंदर किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग कैसे लगी, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल ये नुकसान कितना हुआ है इस आग लगने से? देखिए, अभी एक कोच में आग लगी है। फायर विभाग का कहना है कि उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी शख्स हताहत नहीं हुआ है, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कोच के अंदर आग लगी थी, क्या किस वजह से आग लगी, ये जांच की जाएगी, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता है कोच में की आग को बुझाने की। शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। दिल्ली में ताज एक्सप्रेस ट्रेन में भीषण आग लगी है। सरिता विहार इलाके में ये भीषण आग की तस्वीरें। आइए बढ़ते आगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि एग्जिट पोल में शामिल कई एजेंसियां बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट का भी काम कर चुकी है। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में शामिल हैं। वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं, वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि मतगणना की प्रक्रिया में बड़ी त्रुटियां हैं, जिन्हें चुनाव आयोग समय रहते दूर करे। उन्होंने कहा कि मतगणना में कोई गड़बड़ी हुई तो जनता जवाब देगी। इस बार अगर किसी भी प्रकार की गुंजाइश रखी आपने धोखाधड़ी की,
चाहे किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो आपके पास, किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो, तो सबसे बड़ा फोन जनता के पास है। वो सारे फोन पलट देती है, तोड़ देती है। ये ध्यान में रहे। हम चाहते नहीं, आप एक एक चीज रूल बुक के हिसाब से करिए। कानून की किताब में, इलेक्शन मैनुअल में 1961 की जो प्रावधान है उसके आलोक में आप एक एक चीज, चाहे 17C का हो, काउंटिंग के हर चरण का मामला हो, ये सारी चीजें हमने चुनाव आयोग को भी कही हैं, लिखित में दिया, मौखिक रूप से हम सब गए थे, हमने अपनी बात रखी। बस इतना बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के मनोवैज्ञानिक ट्रिक में बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है। हमने जनता का सर्वे देखा है। उधर कन्याकुमारी से दिल्ली लौटने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अनुभव साझा करते हुए एक लेख लिखा है। ये रिपोर्ट देखिए। कन्याकुमारी में 45 घंटे का ध्यान लगाने के बाद दिल्ली लौटते वक्त पीएम मोदी ने अपने अनुभवों से जुड़ा एक लेख कलमबद्ध किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस दौरान उनके मन में भारत के उज्जवल भविष्य और लक्ष्यों के लिए निरंतर विचार उमड़ रहे थे। उन्होंने लिखा कि भारत के कल्याण से विश्व का कल्याण होगा और भारत की प्रगति से विश्व की प्रगति होगी। अपने लेख में पीएम मोदी ने लिखा, कन्याकुमारी में ध्यान से जुड़ा अनुभव साझा किया। पीएम ने लिखा, कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प मिले। 21वीं सदी में दुनिया को भारत से उम्मीद। डिजिटल इंडिया कैंपेन की हर जगह चर्चा। भारत ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज। ये बलिदान नहीं, योगदान का समय है। दुनिया में भारत की भागीदारी बढ़ी है। बिना समय बर्बाद किए बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना है। पीएम ने लिखा है कि देश में बदलाव लाने के लिए देशवासियों को 25 साल समर्पित करना होगा, ताकि हमारे इस प्रयास से आने वाली पीढ़ियां, आने वाली शताब्दियों के लिए नए भारत की सुदृढ़ नींव तैयार होगी। पीएम ने आखिर में लिखा है कि देश की ऊर्जा को देखकर लग रहा है कि अब ये लक्ष्य दूर नहीं है, बस साथ मिलकर तेजी से चलने की उम्मीद है। एग्जिट पोल का रुझान देखने के बाद अब चीन की भाषा भी बदलती दिख रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि मोदी के तीसरे टर्म में दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध रहेंगे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो कुछ भी लिखा है, उससे साफ है कि एग्जिट पोल के रुझान ने चीन में भी हड़कंप मचा दिया है। ग्लोबल टाइम्स की भाषा बता रही है कि चीन पीएम मोदी के तीसरे टर्म में भारत से कोई टकराव नहीं चाहता है। अब चीन ने भी ये कह दिया है कि अगर पीएम मोदी रहे तो भारत से अच्छे संबंध रहेंगे, ऐसे में टकराव की आशंका कम हो जाएगी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि मोदी के आने से भारत की आर्थिक वृद्धि जारी रहेगी। चीन के इस बदले तेवर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस तारीफ के बहाने मोदी से बेहतर निजी संबंध बनाना चाहता है चीन। दुनिया में अच्छी छवि बनाने की कोशिश, व्यापारिक रिश्ते ठीक करने का प्रयास। भारत से कोई टकराव नहीं चाहता है चीन। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि मोदी के तीसरी बार आने से सीमाओं पर भी टकराव कम होगा और भारत की साख में इजाफा होगा। चीनी अखबार ने अपने लेख में पीएम मोदी के अमेरिका में दिए गए एक इंटरव्यू का भी जिक्र किया है, जिसमें पीएम ने कहा था कि भारत के चीन के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन दोनों देशों की सीमाओं पर चल रहे टकराव की स्थिति को हल करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह से नीतीश कुमार की फोन पर बात हुई है। अमित शाह के आवास अब नहीं जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। सूत्रों के मुताबिक कल की मतगणना से पहले आज की ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण। अब अपने आवास से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे सीएम नीतीश कुमार। शाम 6:10 पर पटना के लिए रवाना होंगे। इसके पहले आज प्रधानमंत्री मोदी से दिन में सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने तंज किया। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने क्या कहा? दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, सुनिए। 295 के आंकड़े पे 100% अडिग है। ग्लोबल टाइम्स मान ले, ट्रंप ने माना कि नहीं माना वो आपने नहीं बताया। ट्रंप से पूछा था, वो भी मान लेगा, मोदी जी का दोस्त है। पहले कल काउंटिंग होने दीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। मिल बैठ के सारे इंडिया गठबंधन के जो दल है वो तय कर लेंगे। देखिए, खड़गे जी के यहाँ जो मीटिंग हुई थी, एक बड़े झुंड में लोग वहाँ पहुँचे थे, इंडिया घमंडिया गठबंधन के लोग, और हताशा, निराशा, हार स्पष्ट रूप से उनके शब्दों में दिखाई पड़ता था, भाव में दिखाई पड़ता, उनकी छटपटाहट दिखाई पड़ती थी कि इस देश की जनता ने किस प्रकार से इंडिया गठबंधन को नकार कर माननीय नरेंद्र मोदी जी में अपार विश्वास व्यक्त किए।
और जब बिल्ली गुस्साती है ना तो खंभा नोचती है, तो तरह तरह की बातें करने लगी कि 295 सीट हमको मिलने वाला है, बिहार में हम 25 से ज़्यादा सीट ले लेंगे। यह बिल्कुल बकवास है। ग्लोबल टाइम्स के लेख पर पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने कहा कि देश पर पूरी दुनिया की निगाह है। 14 में भी देखा, नतीजा आपके सामने है। ये लोग भी अपना दावा करते थे, परिणाम नहीं उनके अनुकूल आया। 19 में भी दावा किया था, अनुकूल नहीं आया। 24 में भी दावा किए, अनुकूल नहीं आया है। एग्जिट पोल ने क्लियर कर दिया। आप बताइए ना कितना परसेंट हमने देखा है कि जितना भी एग्जिट पोल के जितने भी जो लोगों ने दिया है, जितनी टीवी एजेंसी और अन्य जो सी एजेंसी हैं, सब तो दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो दे रहा है उससे भी अधिक आएगा, क्योंकि मैंने देखा है गरीबों के नब्ज को मैंने टटोला है। चाइना ने भी ग्लोबल टाइम्स जो उसका अखबार है, उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक ऐसा लगता है कि मोदी सरकार फिर से वापस आ रही है। तो आपको लगता है कि विदेश की भी नज़र हमारे चुनाव पे है और वो भी, उनको भी ऐसा लग रहा है कि मोदी ही आ रहा है? निश्चित तौर पर दुनिया का नज़र है मोदी जी के प्रति, इंडिया के इस चुनाव के प्रति। और आगे आने वाला जो न सिर्फ देश में एक नई परिवर्तन, नई दिशा है, ये दुनिया में आ जाएगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजा है। आयोग ने ये नोटिस बीजेपी नेता आशीष शेलार की शिकायत पर भेजा है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में धीमी गति से मतदान के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। उद्धव ठाकरे के इस आरोप के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे पर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। आशीष शेलार की शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को आदेश जारी कर कहा है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई हो वो की जाए। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई से शिवसेना यूबीटी तिलमिलाई हुई है। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या 20 मेच्या पत्रकार परिषदेसंदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी पत्र पाठवतात आणि त्या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोग किती कर्तव्य तत्पर तर कारवाईचे आदेश दिले। आम्ही या कारवाईचं स्वागत करतो। चुनाव नतीजों से पहले टीएमसी नेता शांतनु सेन का बड़ा बयान आया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, ये बड़ा दावा उनकी ओर से किया गया। इंडिया को 275 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। बंगाल में टीएमसी को 30 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये बड़ा दावा किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट कल निकलने वाला है, नतीजा कल सामने आएंगे, लेकिन उसका पहले विपक्ष और केंद्रीय सरकार के बीच एक तूतू में शुरू हो चुका है। यहाँ पे राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष को 295 सीट्स मिलेंगे और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है तृणमूल कांग्रेस का नेता और एक्स राज्यसभा के एमपी डॉक्टर शांतनु सेन। राहुल गांधी कह रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है 295 सीट्स मिलेंगे। अगर वो हिसाब है तो फिर क्षमता में आने में बस 10 सीट का ज़रूरत होता है। हम लोग ओपिनियन पोल में भरोसा नहीं करते हैं। तृणमूल कांग्रेस पीपल्स पोल में भरोसा करता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस साल भर पीपल के लिए काम करता है। हम लोग ये कॉन्फिडेंट है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 30 से ज़्यादा सीट मिलेगा और पूरा देश में इंडिया अलायंस गवर्नमेंट बनाएगा। अगर तृणमूल कांग्रेस ऐसा मान के चल रहा है तो फिर क्या मान सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा होने के नाते अगर तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पे 31 सीट्स मिल सकता है तो 295 राहुल गांधी जो कह रहा है वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। चुनाव नतीजों से पहले दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, अगर 300 से ज्यादा सीट तो जनता का वोट नहीं। वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो फिर ये जनता का वोट नहीं है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के इसी बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार भी किया।
कांग्रेस के नेता ईवीएम गए थे, दिग्विजय सिंह का आया है कि 300 से ज़्यादा सीटें अगर एनडीए की आती है तो ये ईवीएम का वोट है 295। ये तो पक्का हो गया कि मान लिया उन्होंने कि अब सरकार भाजपा की बन रही है। कल आप लोग फिर से बाइट लोगे ना उनकी, कांग्रेस के विपक्ष के नेताओं की, जब वो बुरी तरह हारेंगे तो उसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिख रहे हैं। वो पहले से वो स्क्रिप्ट अच्छे से बोल पाए उसकी रिहर्सल चल रही है, अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। उनको भी मालूम। और ध्यान रखना, बहुत सारे कांग्रेसी ऐसे होंगे जिन्होंने मोदी को ही वोट दिया होगा। राहुल गांधी तो एग्जिट पोल को भी डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पोल आया है वो मोदी पोल है। अब राहुल गांधी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर अब कुछ घंटे शेष है। कल दोपहर को 3 बजे के बाद सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पर आज भले कुछ भी कहें, आज उनका सुन लेना और जो मैं कह रहा हूं वो कल रिपीट करके दिखा भी देना कि कल ईवीएम पे रोएंगे ये लोग और कुछ बहानेबाजी करेंगे। यही इनके पास कल होगा। और इधर बिहार में छपरा के बाद अब नालंदा में हिंसा हुई है। चुनावी रंजिश में जेडीयू कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र के मऊआ गांव में आज सुबह जेडीयू के एक पोलिंग एजेंट की धारदार हथियार से हमला कर और लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान परवलपुर थाना क्षेत्र के मऊआ गांव निवासी अनिल प्रसाद के रूप में हुई है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान अनिल पोलिंग एजेंट बने थे। इसके बाद गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी और आज उनकी निर्मम हत्या कर दी है। सब्जी लाने पोलिंग दिन बोल दिया था रिजल्ट के पहले तुमको देख लेंगे, देखो क्या हो जाएगा। तो रिजल्ट के आते आते रिजल्ट कल है, आज मार दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जेडीयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। कि उनका डेथ हुआ है और हम लोग वही अभी देखने आए हैं। इसके बाद गांव भी जाकर इंक्वायरी करेंगे और जो भी होंगे दोषी उनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी के लिए मारामारी की ऐसी तस्वीरें दिल्ली के कई इलाकों में नजर आ रही है। पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सप्लाई में कमी के कारण कई इलाकों में जनता त्राही कर रही है। वैसे आमतौर पर भी राजधानी में गर्मी की शुरुआत के साथ पानी की मांग बढ़ने लगती है। इस बार हालात कुछ ज्यादा ही विकराल हैं। ऐसे में किल्लत शुरू होने के साथ ही जल संकट का खतरा भी मंडराने लगा है। दिल्ली में पानी की कमी की सबसे बड़ी वजह है यमुना के जल स्तर का घटना। इसके लिए दिल्ली सरकार हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने यमुना में दिल्ली के हिस्से का पानी रोक दिया। इसके कारण जल स्तर घट गया है। वहीं दिल्ली सरकार पर बीजेपी की तरफ से राजनीति करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली का विलेन अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पानी के लिए तड़पाया दिल्ली को, जिन्होंने बुजुर्गों को पेंशन के लिए तड़पाया, जिन्होंने गरीबों को राशन कार्ड के लिए तड़पा दिया। जब जेल में थे, जेल से आए मोहलत पे वापस दिल्ली की जनता कट्टर करप्ट कहते हुए जब नकार के भेज रही है, तो गांधी जी के समाधि पे जाकर के अपने उस पाप का अंश पता नहीं क्यों उस पवित्र धरती पे ले जाना चाह रहे हैं। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव हो गया, जिसकी वजह से यातायात ठप रहा। बेंगलुरु में आंधी तूफान और बारिश की वजह से मेट्रो की पटरी पर पेड़ गिर गया। पटरी पर पेड़ गिर जाने से एमजी रोड और इंदिरा नगर के बीच पर्पल लाइन मेट्रो सेवा पूरी तरह से बाधित रही। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु में करीब 58 जगहों पर जल जमाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश का आलम यह रहा कि बारिश ने 133 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 133 साल बाद एक दिन में इतनी बारिश दर्ज की गई। बेंगलोर के अगर बारे में हम बात करेंगे तो ये जो आप पीछे झाड़ देख रहे हैं, ऐसे कम से कम 206 झाड़ पूरी शहर में गिर चुके हैं। कल रात 8 बजे तक जो हमारे पास अपडेट था वो 106 झाड़ों का था, लेकिन आज सुबह जो हमने पता करवाया है क्लोज टू 206 ट्रीज है, ऐसे कई ट्रीज है जो गिरे हैं। अगले कुछ दिन बेंगलुरु के ग्रामीण और शहरी इलाके बागलकोट, गदक, कोप्पल, रायचूर, विजयपुरा, यादगीर, हासन, मंड्या, मैसूर और तुमकुर जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है।
केरल में भी 8 जून तक तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। असम की बात करें तो वहां पर बाढ़ के गंभीर हालात बने हुए हैं। लगातार बारिश के बीच कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश ने पूर्वोत्तर में कहर बरपा रखा है। असम में इस समय भयानक बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से 14 लोगों की मौत हो गई और नए क्षेत्र जलमग्न हो गए। हालांकि प्रभावित लोगों की संख्या में मामूली कमी आई है। नदियां उफान पर हैं और बाढ़ से प्रभावित लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली हुई है। ASDMA की तरफ से जारी बुलेटिन में कहा गया है 13 जिलों में कुल 564 गांव में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। साथ ही जानकारी दी गई है कि 3 प्रमुख नदियां कोपली, बराक, कुशियारा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सबसे अधिक प्रभावित जिला नागांव है, जहां 3 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद कछार में 1 लाख और होजाई में 86 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। स्थानीय प्रशासन समेत कई एजेंसियों की तरफ से बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है, जबकि प्रभावित इलाकों में मेडिकल टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। अलग अलग जिलों में सड़कें, पुल और दूसरी संपत्तियों समेत बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही हैं। दिल्ली से मुंबई जा रही अकासा एयर की फ्लाइट में बम की खबर मिलने के बाद उसके रूट में बदलाव किया गया और गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर लैंड करवाया गया। बम की खबर के बाद फ्लाइट में मौजूद यात्री काफी डर गए। अकासा एयर की दिल्ली मुंबई फ्लाइट में कुल 186 यात्री सवार थे। बम की खबर के बाद सुरक्षा कारणों से फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया और फ्लाइट की गहन जांच की गई। अकासा एयर के प्रवक्ता के अनुसार बम की धमकी मिलने के बाद कैप्टन ने भी सभी आवश्यक आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन किया और सुबह 10:30 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतार लिया, जिसके बाद डॉग स्क्वाड की मदद से अहमदाबाद हवाई अड्डे पर फ्लाइट और यात्रियों का सामान चेक किया गया। हाल के दिनों में इस तरह की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। पेरिस में 306 लोगों को लेकर मुंबई जाने वाली विस्तारा की एक उड़ान में भी बम की धमकी मिली थी। इसी तरह वाराणसी से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान को बम की धमकी मिली और दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंडिंग के बाद सभी यात्री विमान से सुरक्षित रूप से उतर गए। हालांकि बम की ये सभी खबरें झूठी थी और अब जून में ऐसी तीसरी घटना सामने आई है। मुंबई के मीरा रोड में क्रिकेट खेलते समय एक युवक की मौत की घटना सामने आई है। घटना कश्मीरा इलाके की। मुंबई के मीरा रोड में क्रिकेट मैच चल रहा था। मैदान में बॉक्स क्रिकेट खेलते समय युवक को दिल का दौरा पड़ा और वो गिर गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि गेंद आने के बाद बैटिंग कर रहे शख्स ने करारा शॉट लगाया और सीमा रेखा के पार 6 रन के लिए चला गया। लेकिन शॉट लगाते ही युवक पहले थोड़ा सा लड़खड़ाया और फिर मैदान में गिर गया। जैसे ही खिलाड़ी को नीचे गिरता लोगों ने देखा, वहां मौजूद अन्य खिलाड़ी भागे भागे उसके पास पहुंचते हैं। कुछ लोग युवक की छाती को दबाते नजर आए ताकि सांस आ सके, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। युवक की मैदान पर ही मौत हो गई। घटना कैमरे में कैद हो गई। काशी गांव पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस को विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। हाल के दिनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले नोएडा में भी क्रिकेट खेलते समय एक इंजीनियर मैदान पर गिर गया और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी।